हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत दिन बाद एक मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। मॉक टेस्ट 2023 जो एग्जाम जून में आपके पास होने वाला है, ना केवल जून के लिए बल्कि दिसंबर के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 2023 अगर लिखा है, अगर 24 में भी आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट आपके पास लगभग ऐसा ही रहेगा। ये टेस्ट आपके पास मैंने ऑनलाइन जो क्लासेस बैच 1 बैच 2 एचपीटेट जून 2023 के लिए जो एक बैच बैठा है, 2 बैच एक्चुअल में बैठे हैं, बैच 1 बैच 2 साथ में आपकी चल रही है प्रिपरेशन, उनके लिए मैंने तैयार किया था 30 क्वेश्चन का। उसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आया हूं। जो आपके पास बैच वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा, और जो आपके पास दूसरे स्टूडेंट है जो कि यूट्यूब पे है, जो कि किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाए, या कोई भी आपके पास रीजन हो सकता है, उनके लिए भी यहाँ पे सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए एक मौका है। तो अभी यहाँ पे मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है। बाकी हर संडे लाइव सेशन आपका होगा 11 बजे, जब तक कि आपके पास जून 2023 के लिए एग्जाम नहीं हो जाता। तो हर संडे जो लाइव सेशन रहेगा वो स्पेशली एचपीटेट के लिए आपके पास देखने को मिलेगा। अभी हम बात करेंगे, पहला प्रश्न हम लेंगे। टोटल हम 30 क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। इसमें कंप्लीट तो आपको नहीं बताया जाएगा, डिटेल में नहीं बताया जाएगा, लेकिन एक मॉक टेस्ट है तो आप इसमें आंसर आप लगा सकते हैं, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आंसर क्या होना था और किस एक पर्टिकुलर थ्योरी से क्वेश्चन आपके बना है, ताकि एक लगभग आपको आइडिया सा लग जाए कि यहाँ पे प्रश्न कैसे बनते हैं, किस थ्योरी से बनते हैं और किस बेस पे बनते हैं, और पैटर्न पूछने का क्या रहता है इस पर्टिकुलर एग्जाम की। अगर हम बात करें एचपीटेट की बात करें, सीटेट की बात करें, रीट की बात करें, यूपीटेट, एमपीटेट, जितने भी स्टेट टेट आपके होते हैं उन सभी की अगर हम बात करें, ठीक है। पहला प्रश्न यहां पे मैं देख पा रहा हूं, सडन अपीयरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज नोन एज। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, सडन अपीयरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज नोन एज। तो इसको किस नाम से आपके पास यहां पे जो इसके आफ्टर पीरियड ऑफ द एक्सटेंशन की बात की जा रही है, कि किस जो है आगे इसके बाद जो एक नाम आता है, एक जो पॉइंट आता है, वो किस नाम से आपके पास जाना जाता है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड आपके पास एक्सटेंशन है, थर्ड आपके पास यहाँ पे स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, और फोर्थ आपके पास स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जैसे ही आपके पास एक रिस्पॉन्स जो आपके पास रहेगा एक्सटेंशन के बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ सडन अपीयरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्सेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज नॉन एज। तो किस नाम से इसको जाना जाएगा, इसको जाना जाएगा। इससे पहले आपको मैं बता दूं ये किस थ्योरी से है। तो अगर आपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डिटेल में पढ़ी है, मतलब कि डेप्थ में जाकर पढ़ी है, डीप नॉलेज अगर आपने ली है, तो कुछ लर्निंग प्रोसेस आपके रहे थे। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी, इवान पाओलो ने, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आपके पास अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये सारी चीजें आपके पास थी। यूसीआर वगैरह, सीआर, सीएस आपके पास देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ एक लर्निंग प्रोसेस भी थे, वहां से ये प्रश्न बना है। तो लर्निंग प्रोसेस टोटल कितने आपके देखने को मिले थे इस थ्योरी के अंदर, टोटल आपके पास 5 लर्निंग प्रोसेस। पहले की मैं बात करूं, पहला इसमें क्या देखने को मिला, पहले की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इसमें क्या था, एक्विजिशन। सेकंड क्या था, जो क्लासेस वाले स्टूडेंट रिकॉल कर लेना। जिनको नहीं पता है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको पहली बार ये टर्म सुनने को मिल रही है, मैंने इस पे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो डाली है क्लासिकल कंडीशनिंग की। आपने क्या करना, क्लासिकल कंडीशनिंग आगे लिख देना क्वालिटी लर्न पॉइंट, आपके पास वो वीडियो फर्स्ट में आ जाएगी, उसमें भी हमने इसकी बात किया। पहला क्या था आपके पास, एक्विजिशन। दूसरा क्या था आपके पास, दूसरा यहाँ पे एक्विजिशन जब हो गया, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन वाली जब समस्या आपके पास आ गई, उसके बाद आपको क्या करना था, डिस्क्रिमिनेशन उसको करवाया गया। डॉग की हम बात करें, डॉग के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट था इवान पाओलो का क्लासिकल कंडीशनिंग में। अब डिस्क्रिमिनेशन के बाद एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, सडन अपीयरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ द एक्सटेंशन। एक बार इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। सडन अपीयरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज नॉन एज। तो किस नाम से इसको जाना जाएगा, आफ्टर अ पीरियड। एक्सटेंशन के बाद क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो यहां पे ऑप्शन जो डी दिया गया था इस थ्योरी के अंदर, इसमें ऑप्शन डी आपके पास सडन, जो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जो कि इसमें लास्ट पॉइंट था, नंबर 5 आपके पास देखने को मिला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि आपके पास ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको ये आपके पास टेस्ट दिया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं क्या है आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन था मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो मेंबर के नाम आपके पास ऑप्शन क्या दिए गए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब क्या है, मैंने आपको कहा था कि एक तो बिहेवियरिस्ट आपके देखने को मिले, साइकोलॉजिस्ट, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने टीचिंग एग्जाम है, गेस्टाल्टवादियों की बात की जाती है और दूसरे बिहेवियरिस्ट की बात की जाती है, यानी कि आपके पास व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी, इन दोनों की बात की जाती है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट
साइकोलॉजी, तो आपके पास कौन है? ऑप्शन फर्स्ट कॉफा, सेकंड आपके पास कॉलर दिया है, थर्ड आपके पास वर्दीमार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो यहां पे ऑप्शन जो डी था बिल्कुल आपकी ये राइट था, क्योंकि तीनों आपके पास किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से, गेस्टाल्टवादी आपके विचारधारा से संबंधित है, और इनके द्वारा एक थ्योरी आपकी दी गई थी, इनसाइड थ्योरी। इनसाइड थ्योरी आपको याद आया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों में। और गेस्टाल्टवादियों में जिसने प्रयोग किए थे, अपनी बुक के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया था, वो कॉलर ने किया था। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। समय नहीं लग रहा था आजकल, थोड़ा सा समय कम है, तो जैसे अब समय लगेगा आपके लिए मॉक टेस्ट यहां पे कंटिन्यू कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड आपके पास क्या है? ही इज ए कंसिडर्ड एज ए फाउंडर ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। तो किसकी बात की गई है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ही इज कंसिडर्ड एज ए फाउंडर ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। तो किसको कहा जाता है? तो इसमें राइट जो आपके पास था वो जोसेफ मेयर राइस। इंपॉर्टेंट है, ये आपने नेम याद रखना। इसके अलावा इसमें समझाने वाला और कुछ नहीं है। बाकी के ऑप्शन आपके ईएल थॉर्नडाइक, टर्मन आपके पास ये दिए गए हैं। बाकी एक तो ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दीज, तो इसको आप छोड़ देना कि यहाँ पे नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाकी के ऑप्शन एक बार देख लेना कि थॉर्नडाइक क्यों दिया है, टर्मन क्यों दिया है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। जितने भी इसमें ऑप्शन आपके रखेंगे हैं वो मैंने ऑप्शन सोच समझ के रखे हैं। कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम जो कि आपको रट लेने हैं, जो कि आपको समझ में आ जाने चाहिए कि इनसे प्रश्न हर बार बनता है टीचिंग एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न नंबर आपके पास ये 4 रहेगा। क्वेश्चन 4, पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉकीज। तो यहां पे पियाजे का जो है, पियाजे ने क्या कहा? चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉकीज। एक तो पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, आपके पास देखा होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर पियाजे की 4 स्टेजेस है। एक तो ये वाले प्रश्न बनते हैं। दूसरा यहाँ पे क्लासेस के अंदर हमने बात की थी, ऑनलाइन क्लासेस वालों को पता होगा कि हम हमेशा बात करते हैं एचपी टेट के लिए। कमीशन वालों को नहीं मैं करवाता ये वाला, क्योंकि यहाँ से इतना प्रश्न नहीं बनते कमीशन वालों को। सिर्फ आपको पियाजे की स्टेजेस आपकी पूछी जा सकती है। जब हमने बात की थी थॉट सिस्टम लैंग्वेज के बारे में, वाइगोत्स्की की हमने बात की थी, राइट? याद आया आपको? जो आपके पास क्लासेस वाले उनकी मैं बात कर रहा हूं। हमने बात की थी पियाजे के थॉट एंड लैंग्वेज के बारे में। जब पियाजे के थॉट एंड लैंग्वेज के बारे में बात की थी तो हमने उसमें प्राइवेट स्पीच की बात की थी कि प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात कौन करता है, सेल्फ टॉक आपके पास यूजफुल है, यूजफुल नहीं है, इन सभी की हमने बात की थी। तो यही वाला प्रश्न है आपके पास। एक बार फिर से मैं प्रश्न पढ़ता हूं। पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज, तो आपके पास प्राइवेट स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच, सेल्फ टॉक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या होगा इसमें राइट आंसर बता दीजिए जरा, आपको अपने हिसाब से देखना है। तो पियाजे किसकी बात करते हैं? पियाजे कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात पियाजे ने की है, जो कि हमने लैंग्वेज एंड थॉट वाले पॉइंट में आपको 2 कॉलम मैंने बताए थे कि पियाजे ये बात करते हैं और आपके पास वाइगोत्स्की ये बात, दोनों का कंपैरिजन करके बताया था लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, क्योंकि वाइगोत्स्की भी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक उसी तरह आपके पियाजे भी बात करते हैं। कंपैरिजन के समय ये बातें हमने की थी। तो जिसने भी यहाँ पे पियाजे का आपके पास ईगोसेंट्रिक स्पीच आपके किया है, बिल्कुल आपके राइट आंसर था। ये टेस्ट मैंने पिछले कल आपको दिया था, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस आज से पिछले कल मैंने प्रोवाइड किया था ऑनलाइन क्लासेस वालों को। कुछ स्टूडेंट का स्कोर जो है बहुत कम था, कुछ आपके 27 तक हाईएस्ट स्कोर था 30 में से, बहुत अच्छी बात है जिनका 20+ था। और जिनका 20+ नहीं था उनको ये वीडियो डिटेल में देखने की जरूरत है। एटलीस्ट आपको ये पता तो लगे कि क्लासेस में जो किया है वो किस किस थ्योरी से किया है, क्योंकि जो तो रेगुलर है उनका तो 20+ स्कोर रहेगा, डेफिनेटली रहने वाला है, कोई उसमें दो राय है नहीं। लेकिन जिनका स्कोर आपके पास 15 से कम रहा, कुछ स्टूडेंट आपके जो है 9, 10, 7 तक आपके आगे थे, वो तो आपके क्लासेस कभी ज्वाइन ही नहीं करते। और उन स्टूडेंट का मुझे एक्चुअल में दुख होता है कि जब आप समय दे रहे हो तो थोड़ा सा और दे दीजिए, बीच बीच में अगर आप ज्वाइन करोगे फिर समस्या आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक प्रश्न आपके पास ये बनता है। प्रश्न आपके पास इसमें ये दिया है, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या रखे गए हैं? इन्वायरमेंटल प्रोसेस, मेंटल मैच्योरिटी, सोशल इंटरेक्शन एंड जेनेटिक्स। अब देखिए वाइगोत्स्की की अगर मैं बात करूं तो वाइगोत्स्की का आपने क्या देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक साथ में करवाता हूँ। जैसे कि पियाजे का हम करते हैं, पियाजे के बाद ब्रूनर में करवाता हूँ, फिर वाइगोत्स्की कराता हूँ, फिर कॉग्निटिव डोमेन्स में आपके पास बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनॉमी, वो साथ साथ किया जाता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ आपके की जाती है। अब अलग अलग एस्पेक्ट से सभी के, अब पियाजे 4 स्टेजेस बताते हैं, ब्रूनर 3 स्टेजेस आपके बताते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब वाइगोत्स्की क्या है? वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए किसको जो जिम्मेवार ठहराते हैं या किसका होना जरूरी बताते हैं? सोशल इंटरेक्शन का। जिसने भी ऑप्शन सी किया था बिल्कुल आपके पास राइट है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पर समस्या आपके आ जाएगी, पूरे 30 क्वेश्चन फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन। ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिसने कि एजुकेशन साइकोलॉजी को एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन आपके डिफाइन किया? तो ये तो बिल्कुल ये वाले तो डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पील जिन्होंने भी कहा था, ऑप्शन डी बिल्कुल आपके पास राइट है। बाकी के ऑप्शन इसमें स्किनर, क्रो, जेबी वॉटसन और ऑप्शन डी आपके पास पील। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको ऐसा ना लगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है एचपी डेट के अंदर, इतनी बार कि अब तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता कभी, बहुत बार रिपीट आपके क्वेश्चन हुआ है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है कंसिस्टेंट थिंकिंग, ऑप्शन बी मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, ऑप्शन सी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन डी कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो जिसने डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाया था बिल्कुल आपके पास राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साइकोलॉजी इज अ, अब एज है तो मतलब कि ऑप्शन आपको बताने पड़ेंगे। साइकोलॉजी इज अ किस तरह से है? अ नेचर ऑफ साइंस है, अ बायोलॉजिकल साइंस, अ फिजिकल साइंस, अ सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी के आपके पास सोशल साइंस आपके पास है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें राइट था। नेक्स्ट आपके पास हु इज द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल, माफ कीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सेकंड है विलियम मैक्सिमम वुंड, ऑप्शन थर्ड है आपके पास सीजे जुंग, ऑप्शन 4 है आपके पास ई.बी. टिचनर। तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम मैक्सिमिलियन वुंट आपके पास है। तो इसमें वुंट ही आपके पास दिया होता, ये पूरा नाम नहीं दिया होता, तो वुंट बस आपने याद रखना। ठीक है, ऑप्शन आपके पास जो सेकंड था वो आपके पास राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइन एज द, तो किसको? साइंस ऑफ माइंड को, साइंस ऑफ बिहेवियर को, साइंस ऑफ सोल को, या फिर साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस? किसको? साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइन एज द, तो किसको ये डिफाइन कर रही है साइकोलॉजी? तो यहां पे जिसने भी आपके पास साइंस ऑफ सोल आपके कहा था बिल्कुल आपके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? तो ये जो मैंने आपके लिए टेस्ट बनाया है, या यूट्यूब पे भी अब अगर इसको आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये समझ लेना कि कुछ ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। अगर इनको आप कर लेते हो तो फिर समस्या आपके लिए नहीं है, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आप ध्यान दे सकते हो। हु इज द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? तो किसने कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन आपके पास दिए गए थे अल्फ्रेड वॉटसन, विलियम जेम्स, एमसी डोगल। तो जिनका जो है अल्फ्रेड आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने लगाया था बिल्कुल आपके पास राइट था। आगे चलते हैं, आगे आपके पास है टू स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ, तो किसके लिए? एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ, तो किसके बारे में बात की गई है? अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन एक बार मैं देख लेता हूं, सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन आपके पास है नॉर्मलिटी ऑफ माइंड, थर्ड ऑप्शन है सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, फोर्थ ऑप्शन है एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड। तो जिसने अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड को था बिल्कुल आपके पास यहाँ पे राइट है। चलिए आप एक बार इसको वापस करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो एक्सप्लेन करने वाले वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, वो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो वैसे ही आपके पास है। फादर जितने भी आपके पास है, एजुकेशन साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, जितने भी फादर आपके पास है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जितने भी आपके पास है वो सारे याद करना। लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय, प्रभाव का जो नियम है वो किसके द्वारा आपके दिया गया था? प्रभाव का नियम। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर, चार ऑप्शन आपके पास है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय किसके द्वारा दिया गया था? तो ये प्राइमरी लॉज के अंदर थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी लॉज है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है आपके पास, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसके बाद इसने लॉ की बात की, दो तरह के सीखने के लर्निंग लॉज की ये बात करते हैं, सीखने के दो तरह के नियम बताते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, प्राथमिक और गौण नियम इनकी बात करते हैं। प्राइमरी के अंदर ये 3 नियम की बात करते हैं, वो आपके पूछे गए हैं। तो प्राइमरी के जो 3 लॉज है उनमें से एक है आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव का नियम। हालांकि आगे जाकर इस प्रभाव के नियम पे जो आपके पास लॉ ऑफ इफेक्ट है, आगे जाकर बीएफ स्किनर इस पर काम करते हैं। तो बीएफ स्किनर के जो आपके पास रिइंफोर्समेंट के आपके पास देखने को मिलता है, बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके अंदर लॉ ऑफ इफेक्ट का आपके पास कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। लॉ ऑफ इफेक्ट पे जो काम करते हैं वो आगे जाकर बीएफ स्किनर करते हैं, लेकिन इसको दिया किसने था? तो प्राइमरी लॉज के अंदर इसको दिया किसने था? थॉर्नडाइक द्वारा इसको दिया गया था। जिसने भी थॉर्नडाइक किया बिल्कुल आपके सही है। तो 3 लॉज आपके पास कौन कौन से, इसको देख लेना। सेकेंडरी लॉज आपके पास कौन कौन से, वो आपने देख लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर
ठीक है, एक बार मुझे क्वेश्चन नंबर देखने दो। नेक्स्ट कौन सा है? 14। सिगमंड फ्रायड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, इन साइकोलॉजी। तो आपके पास किससे रिलेटेड है? तो सिगमंड फ्रायड रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इन साइकोलॉजी किसकी बात की गई है? गेस्टाल्ट स्कूल की बात कीजिए, बिहेवियर स्कूल की बात कीजिए, फंक्शनलिस्टिक स्कूल की बात कीजिए, साइको एनालिटिक स्कूल की बात कीजिए। अब यहां पे आपने क्या देखा? सिगमंड फ्रायड की जो थ्योरी है पर्सनालिटी की, साइको एनालिटिक थ्योरी भी उसको कहा जाता है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते थे कि साइको एनालिटिक स्कूल से रिलेटेड आपके पास कौन है? आपके पास सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइको एनालिटिक स्कूल इन साइकोलॉजी, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रैशनलिज्म इज डेवलप्ड बाय, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेशनलिज्म इज डेवलप्ड बाय। तो सिगमंड फ्रायड, एरिस्टोटल, प्लेटो और ब्रोका। तो ऑप्शन आपके पास है सिगमंड फ्रायड, एरिस्टोटल, प्लेटो और ब्रोका। तो आपके पास यहाँ पे प्लेटो राइट था। रैशनलिज्म से संबंधित पूछा गया है तो प्लेटो, ठीक है। ये वाले कुछ एक दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस, तब मैंने रखे थे ये टेस्ट के अंदर, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो करवाया सारे के सारे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपके बस क्लासेस के थ्रू, इन वीडियोज के थ्रू, आपके मॉक टेस्ट के थ्रू कम से कम आपके पास इतना स्कोर आप कर पाओगे कि 20 से 25 के बीच का, ठीक है। इससे कम नहीं होगा अगर आप सीरियसली पढ़ोगे। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, 2-4 तुक्के भी लग गए तो 25 से 27, 28 तक जा सकते हैं। बाकी मैं इतना झूठ नहीं मैं बोल सकता कि आपको मैं डायरेक्ट कहीं आपके पास कहेंगे कि 30 में से 30 आपके बन जाएंगे, मैं झूठ नहीं बोल सकता। सीधी सी बात है, अगर आप प्रिपरेशन करोगे, सीरियसली वीडियो देखोगे, 20 से 25 के बीच आपका स्कोर रह जाएगा, ठीक है। अच्छे से और मेहनत करोगे, थोड़ा सा और कंटेंट देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो 26, 27 तक आपके आ जाएंगे जब आपके पास एक्चुअल में एग्जाम आएगा, उसकी मैं बात करना, ठीक है। बाकी आउट ऑफ 30 तो फिर बहुत रेयर है, कभी सारे तुक्के आपके लग गए, 2-4 नहीं भी आते थे, वो कुछ आउट ऑफ सिलेबस आपके रहेंगे, तो वो अगर आपके पास लग गए उसमें तुक्के तो फिर आ भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी टेकिंग इट नेम फ्रॉम द जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट विच मीन्स। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित है। टॉकिंग इट्स नेम फ्रॉम जर्मन वर्ड, तो गेस्टाल्ट जो आपके पास ये वर्ड लिया है, इसका मतलब पूछा गया है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्टवादी विचारधारा, उन्होंने संपूर्ण पे ध्यान दिया था। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है वर्ड, वॉल, ए पार्ट, वॉल वर्सेस पार्ट। तो वॉल पूरे की वो बात करते हैं, तो वॉल यानी कि ऑप्शन बी आपके पास WHOL, ये वाला वॉल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। द मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, मॉडर्न साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास देख लीजिए, चोमास्की, कोहलर, पियाजे और आपके पास कोहलर, इसमें 2 बार ऑप्शन दिया है, कोई बात नहीं। तो यहां पर राइट जो आपके पास था चोमास्की जिसने भी किया है, बिल्कुल आपके पास राइट है। अगर नहीं था किसी को पता तो फिर अभी आपको लग गया पता, अब इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की बात की गई है, ये आपके पास वो वाली बात नहीं की गई जो फर्स्ट टाइम आपके लेबोरेटरी आपके खोली थी, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। यहाँ पे इंडिया आपके लिखा है एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया 8, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिए थे दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे और बनारस। बिल्कुल कोलकाता आपके पास राइट है, जो भी आपके सोच रहे हैं, कह रहे हैं, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 आपके पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रपोज्ड बाय, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक स्टेज आपके पास आती है, किस में आती है, किसने इसको प्रपोज किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअल में नाम दिए गए हैं व्यक्तियों की, तो कार्ल रॉजर, सिगमंड फ्रायड, अब्राहम मैस्लो एंड जेम्स। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्लासेस के अंदर बात की थी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आप पहुंचने के लिए कितने स्टेप आपको चलना होगा? 4 स्टेप आपको चलना पड़ा। किस थ्योरी से रिलेटेड था? तो यहाँ पे ये था आपकी मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स। अगर आपने ध्यान दिया होता तो आपके राइट होना था, अगर नहीं दिया है तो डेफिनेटली आप गलत करके आए हो। तो अब्राहम मैस्लो की आपके पास ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी बात हमने की है आपके पास क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वॉज ऑथर्ड बाय, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वाज ऑथर्ड बाय, फेमस बुक है आपके पास किसकी है? ऑप्शन है विलियम फोर्ट, E.B. टिचनर, J.B. वॉटसन और विलियम जेम्स। आपने एक बात ध्यान दी होगी, कुछ एक कॉमन आपके पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि विलियम वुड की बात की जाए, E.B. टिचनर की बात की जाए, J.B. वॉटसन, ये कंटिन्यू आपके देखने को मिलेगा। मतलब सीधा सीधा क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट क्या आपके पास हो जाना था? विलियम जेम्स जो भी करके आया है बिल्कुल आपके ठीक है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक आपके पास किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम जेम्स द्वारा लिखी गई, जिसने भी आपके किया था, बिल्कुल आपके पास राइट है। क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन द इन, ओके क्या आपके पास है? एक बार और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू। तो यहाँ पे डार्विन की बात की गई है। डार्विन के अनुसार जो वेरिएशन देखे जाते हैं बिहेवियर में वो आपके पास नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपके पास रहते हैं, तो इसको आपके क्या कहला जाएगा, इससे आपके पास क्या कहा जाएगा। ऑप्शन आपके पास दिया है कल्चर चेंज, इनहेरिटेंस, सिलेक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसको आपके पास इनहेरिटेंस आपके पास जिसने भी किया था बिल्कुल आपके पास ठीक है। ये डार्विन भी आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके स्टेटमेंट्स वगैरह आपने एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, ओके, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटर इन इनसाइड लर्निंग। तो इनसाइड लर्निंग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो गेस्टाल्ट वादियों से संबंधित है, तो ऑप्शन थोंडाइक आपके पास, बीएफ स्किनर, इवान पेवलो, कोहलर। तो यहाँ पे आपके पास कोहलर राइट हो जाना था, जिसने भी किया बिल्कुल आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द पियोनियर कंट्रीब्यूटर टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे कंट्रीब्यूटर टू द कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात की गई। इसको देख लेते हैं एक बार, क्या आपकी इसके ऑप्शन है। ऑप्शन आपके पास है जीन पियाजे, कोहलर, चोमास्की। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ये आपके सेम आ गए, ठीक है। तो इसमें जीन पियाजे आप सभी को पता होगा, तो आपके पास ये राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आप सभी को भी हमने बात कर ही ली है कि बीएफ स्किनर की थी, जिसने लॉ ऑफ इफेक्ट को आपके आगे बढ़ाया, जो कि आपके पास किसकी थी, लॉ ऑफ इफेक्ट आपके थोंडाइक ने दिया था, इसकी हमने बात कर ली। पियाजे स्टेज ऑफ इन्फेंसी इज, तो पियाजे की स्टेज इन्फेंसी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। पियाजे की थ्योरी के ऊपर अभी मैंने हाल ही में ऑनलाइन क्लासेस की एक वीडियो एज इट इज डाली है इस चैनल के ऊपर, लेकिन जो उसमें लेस इंटरेस्ट देखने को मिला स्टूडेंट का। एक्चुअल में बात यह है कि आपको कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन वो आपकी अपनी भूल रहेगी अगर उस कंटेंट को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो पियाजे की जो स्टेज है इन्फेंसी की, आपकी सेंसरी मोटर आपके कहलाया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल आपके पास राइट था। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, एनकोडिंग जो है वो प्रोसेस है किसका है, ये आपसे ऑप्शन पूछा गया है। प्रश्न आपके पास है फॉरगेटिंग, मोटिवेशन, मेमोरी, आपके पास एम्बिशन। तो किसका आपके पास है, ये सिंपल प्रश्न आपके पास है। तो एनकोडिंग आपने देखा होगा, मेमोरी के अंदर जब आप जाते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो उसमें आपके पास देखने को मिलता है ये एनकोडिंग, ये डिकोडिंग, इस तरह से आपके पास ये आगे को चलता है। अटेंशन वगैरह ये आपके पास लर्निंग से रिलेटेड है, स्मृति से रिलेटेड आपके पास है लर्निंग, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना, मेमोरी के अंदर आपके पास ये देखने को मिलता है। ये नोट्स वाले में आपके पास यहाँ पे इसको मेंशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आपके पास किससे संबंधित है, सिंपल सा प्रश्न था। यहाँ पे क्या पूछा गया, लर्निंग से है, इंटेलिजेंस से है, मोटिवेशन से है, पर्सनालिटी से। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है, ये तो आप सभी को पता है, हल द्वारा दी गई है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा गया कि किससे रिलेटेड है, मोटिवेशन पर इसमें काम किया गया था, तो मोटिवेशन से रिलेटेड। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। 16 PF इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। 16 PF यानी कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर आपके पास ये पूछे गए, तो जो कैटल द्वारा दिए गए थे। एक्चुअल में ये यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो थ्योरी है पर्सनालिटी के, पर्सनालिटी मेजर करने की किसने दी, ऐसे नहीं पूछा गया। प्रश्न पूछा गया था क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और मोटिवेशन। तो पर्सनालिटी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए इसको तैयार किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो कौन सा मेथड यहाँ पे जो है हेल्प करता है चिल्ड्रन को, जो है स्पेशल नीड्स को अगर हम बात करें, उनको मेजर करने में या फिर कह लीजिए कि उनको समझने में, तो कौन सा मेथड आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और केस स्टडी। तो जाहिर सी बात है केस स्टडी स्पेशल चिल्ड्रन के लिए आपके पास सूटेबल रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पे केस स्टडी राइट था। नेक्स्ट है आपके पास हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। किसने इसको क्लासिफाइड किया। इस तरह के कुछ एक प्रश्न नए देखने को मिलेंगे, तो इससे घबराना नहीं है। 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे नए, तो 3-4 ही आपके पास देखने को मिलेंगे। जुंग आपके पास ऑप्शन है, और थ्रोटर ऑप्शन है, थॉर्नडाइक है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे किसने क्लासिफाइड किया था इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट था जुंग, बिल्कुल आपके पास राइट था। तो ये एक वीडियो थी आपके लिए, उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी जो क्लासेस वाले स्टूडेंट भी इसको एक बार देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे ये टेस्ट आपके जो दिया था, जो मेरे पास रिस्पॉन्स है 200 स्टूडेंट आपके पास है क्लासेस के अंदर, लेकिन जो है यहाँ पे 170 ओनली 170 स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया है, जो कि ये वाली बात हो जाती है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तब भी नहीं करना है तो फिर अच्छी बात है। 30 स्टूडेंट यहाँ पे गायब ही रहे। 30 नंबर का क्वेश्चन था और 30 में से आपके पास यहाँ पे 30 स्टूडेंट ने दिया ही नहीं। 170 यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। ये आपके पास गूगल मीट के गूगल फॉर्म के थ्रू आपके पास ये टेस्ट लिया गया था, जिसमें कि आपके पास सभी के मार्क्स डिटेल, सभी के नंबर, आपके पास ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पे पास शो हो जाता है।
तो उसकी चिंता लेने की बात नहीं। ठीक है, एग्जाम के समय हो सकता है कि एक टेस्ट सीरीज बनाकर भी आपको प्रोवाइड की जाए। बाकी जो है हर संडे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं 11 बजे एवरी संडे एसपीटेट के लिए आप चाहे तो लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।